नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 2 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं, लेकिन पीक अभी बाकी है। गुरुवार को 2 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं। पहली बार जो पीक हुई थी, आप ये जान लीजिए कि उससे दुगना। 1 से 2 लाख आने में अमेरिका को 26 दिन लगे थे, भारत को सिर्फ 11 दिन लगे हैं। इतनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। अभी भी पर्याप्त जांच नहीं हुई है। पहली लहर की पीक से 105% ज्यादा केस हुए हैं इस बार, लेकिन टेस्ट बस 22% ही बढ़े हैं। तो अब आप अगर यह सोच लीजिए कि अगर उसी अनुपात में टेस्ट भी बढ़े होते तो ये फिगर कहां होता। आज 2 लाख पहुंचा है, कहीं वास्तविकता में और ज्यादा तो नहीं है, होना ही है ज्यादा, क्योंकि टेस्टिंग उस तरीके से नहीं बढ़ी जितने मामले बढ़ गए हैं। ये बीते 24 घंटे में 13.8 लाख टेस्ट हुए हैं। यह जानकारी हमारे पास है। अब आपको बताते हैं आर फैक्टर के बारे में। आर फैक्टर मतलब कि एक आदमी कितने और लोगों को संक्रमित कर रहा है, संक्रमण फैलाने का दर। एक साल में यह सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि 21 अप्रैल 2020 को 15,000 एक्टिव केस थे और 1.38 आर फैक्टर था। आज 15 लाख एक्टिव केस हैं और 1.37 ये आर फैक्टर है अभी। अब आपको बताते हैं एक्टिव केसेस के बारे में। आखिरी 10 लाख केस 19 दिन में हुए थे। पहले 10 लाख केस 231 दिन में हुए। देख लीजिए कितना फर्क है। अब आपको बताते हैं पॉजिटिविटी दर के बारे में कि कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। यह औसतन 12.3% होता है। आज 2.3%। एक महीने पहले करीब 12.5%। 26 जुलाई को था, पहली पीक से 2 महीने पहले। और आइए अब आपको बताते हैं मृत्यु के बारे में। 10,655 मौतें बीते 15 दिन में हुई हैं। अप्रैल में ही 8,318 मौतें हुई थी जनवरी और फरवरी में, यानी कि करीब करीब 60 दिन में। तो आप सोच लीजिए 15 दिन में 10,600 लोगों की मौत और 2 महीने में 8,300 लोगों की मौत। यह अगर डरा देने वाली तस्वीर नहीं है तो और क्या है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, जो देश के जाने माने महामारी विशेषज्ञ हैं। गंगाखेडकर जी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीजेस के हेड साइंटिस्ट रह चुके हैं। और गंगाखेडकर जी पिछले साल पद्मश्री अवार्ड विजेता भी हैं। डॉक्टर गंगाखेडकर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने बहुत बारीकी से सरकार में रह करके भी इन मामलों को देखा है और अब आप उस भूमिका में नहीं हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है इसको मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये सेकेंड वेव आई है, क्या इसका अनुमान नहीं था किसी को भी? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मैं खुद, मेरे को जो याद है, मैं तकरीबन, अभी मैं एग्जैक्ट डेट बता नहीं पाऊंगा, शायद मिड फरवरी, जब विदर्भ एरिया में जब केसेस थोड़े बढ़ना शुरू हुए थे, उसी टाइम पे हम लोग बोलना शुरू कर दिए कि ये शायद सेकंड वेव है और अभी समझना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि हमको दूसरे देशों में जो हो रहा था, पाश्चात्य देशों में, जैसे अमेरिका में था, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में था, कि सेकंड वेव जब आती है इतनी तेजी से आती है कि आपको समझने का मौका देती नहीं। तो उसलिए बोलना भी शुरू किए थे। लेकिन कैसे होता है कि सबको एक लगा ये तो सिर्फ विदर्भ में है, फिर लगा ये सिर्फ महाराष्ट्र में है, केरला में है, फिर स्लोली महाराष्ट्र, केरला और पंजाब हो गया, फिर बाद में छत्तीसगढ़ करके शुरू हो गया। हम इस ढंग से अगर देखें तो शायद हमारे में कॉम्प्लेसेंसी बढ़ती है, और वो जो कॉम्प्लेसेंसी बढ़ती है उसका कारण ये और चारों तरफ लगा हुआ हमको आज नजर आ रहा है। नहीं डॉक्टर गंगाखेडकर, किसको कंप्लेसेंसी मतलब लोग लचर हो गए, लोग मजाक में हल्के में लेने लगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसने हल्के में लिया, क्योंकि अगर इस तरीके का एक एडवाइजरी, ये सारी जानकारी केंद्र के पास है। आप जैसे कि कह रहे हैं, विशेषज्ञों ने भी ये बोला कि जब बढ़ने शुरू हुए विदर्भ में, तब एक बात ऐसी बन गई कि ये हो सकता है सेकेंड वेव हो। उस समय मीटिंग करके सारे मुख्यमंत्रियों को या पूरे देश को सूचित क्यों नहीं किया गया? उस समय क्या कार्रवाई की जा सकती थी जिससे कि आज ऐसी स्थिति ना होती?
शायद ना उस समय कार्रवाई तो कर सकते थे, इसमें शक नहीं है, लेकिन ये हाइंडसाइट भी है। हाइंडसाइट में जब हम सोचते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि हमने ये कदम उठाना जरूरी था। लोगों को ऐसे लगा शायद ये ना वहां के वहीं वो रुक जाएगी, बीमारी आगे फैलेगी नहीं। इसका मुख्य कारण क्या था कि हमने पहली वेव को जिस ढंग से हम कंट्रोल कर पाए थे, उसकी सराहना सारे देशों में हो रही थी। सारे अपने देश में भी बार बार हमको ये बोला गया कि ये तो हमने पूरा कंट्रोल कर लिया, हम कामयाब हो गए। इसका जो पूरा जब नैरेटिव चारों तरफ फैल गया तो उसका परिणाम आपको दिखाई देना शुरू हो गया कि एक किस्म का एक सेंस ऑफ रिलीफ एक आ गया था, और उसमें ये कदम उठाने में हम थोड़ा सा तेजी से जो उठाना चाहिए था वो उठा नहीं पाए हैं। लेकिन अभी ये तो पुराना हिसाब हो गया है, ये तो बीता हुआ कल है। अब उसके ऊपर हमने अगर चर्चा करते रहे तो हम आगे क्या करना है इसके बारे में हम सोच नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी सारे राज्यों ने यह समझना चाहिए कि इन्फेक्शंस डू नॉट रिस्पेक्ट ज्योग्राफिक बाउंड्रीज। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जो भी हम देख रहे हैं आज जो 10-11 राज्यों में बढ़ता हुआ ये दिख रहा है, बाकी राज्यों ने उनके हाल देख के उन्होंने सोचना चाहिए कि मुझे अभी क्या तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये उनके भी तो स्टेट में आने वाला है, उतनी ही तेजी से बढ़ने वाला है। तो मैं कैसे उसका मुकाबला करूंगा, इसको सोच के कैपेसिटी बढ़ाने के पीछे लगना चाहिए। जी बिल्कुल, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। लेकिन क्या है, देखिए डॉक्टर गंगाखेडकर, आप भी मानेंगे बिस्तर उतने ही हैं, आप थोड़ा बहुत उसको या और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टरों की संख्या तो हम रातों रात नहीं बढ़ा सकते हैं। एक चीज जो हमने प्रथम वेव में देखी थी जब लहर आई थी पहली वाली, और मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आपने भी कई बार इसका जिक्र और उल्लेख किया कि अगर आप कुछ लॉकडाउन लगाएं या इस तरीके की स्थिति करें तो आप उस वेव को एकदम से तेजी से ना बढ़े वो करने से रोक सकते हैं। मतलब उसको आप कुछ हद तक थाम सकते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़े। तो होगा क्या, हमारे डॉक्टरों पर, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर जोर नहीं पड़ेगा। आपको लगता है ये इस बार की सबसे बड़ी चूक थी कि हमने उठती हुई वेव को समय पर परखा नहीं, देखा नहीं और रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं ये मानूंगा नहीं, क्योंकि पहली वेव जो थी उसमें हम जो चाइना से आने वाला था, फार ईस्ट से आने का, जो साउथ कोरिया से आएगा या थाईलैंड से आएगा, ऐसा जो डर था वो उस वक्त इन्फेक्शन हमारे देश में आया नहीं था। उसको रोकने के लिए हमको एक ही तरीका था, वो लॉकडाउन करने का, क्योंकि वो नेशनल लॉकडाउन हुआ करता था। अभी हमको ये पता है कि फर्स्ट वेव के अंदर अपने देश में हर राज्य में ये कोरोना गया हुआ था, उसके जो बीज होते हैं वो बीज बोए गए हैं हर राज्य में। अब इस वक्त नेशनल लॉकडाउन तो करना ये मुनासिब नहीं, क्योंकि उसका नुकसान सिर्फ हेल्थ फ्रंट का तो हिसाब वो तो हम थोड़ी सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उसका जो इंडस्ट्री पे का, इकोनॉमी पे का जो ये आएगा, असर आएगा, वो तो सालों साल फिर हमको भुगतना पड़ेगा। अब इस हालत में हमको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां भी ये तेजी से बढ़ रहा है, नजर आ रहा है, वहां डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, यानी एक अप्रोच नहीं, उस एरिया के जो भी डिसीजन मेकर्स है उन्होंने ये करना है कि वहां कैलिब्रेटेड लॉकडाउन का हिसाब करना है। कि जैसे हम पहले बोलते थे लॉकडाउन में सारा बंद होता था, लेकिन अभी हम बोलते हैं कि कंटेनमेंट जोन्स करो, फिर वो फ्लैट तक जाओ। वो अगर फ्लैट में कोई लोग इन्फेक्शन वाले हैं तो उनको बाहर न निकलने की सलाह दी जाए या उनको आइसोलेट करने की सलाह दी जाए। ये माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी हो गई। अब ये माइक्रो कंटेनमेंट में भी अगर रुकता नहीं है तो हमको ये करना पड़ेगा कि वो छोटा इलाका, जो एक आधा छोटा गांव होगा, कोई टाउन होगा, उसको लॉकडाउन करने के पीछे लगना पड़ेगा। ये हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसी, डॉक्टर गंगाखेडकर, अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जैसे दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, मुंबई में वीकेंड कर्फ्यू, और मुंबई में तो चलिए पिछले 10 दिन से जो अब हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मामले बहुत तेजी से नहीं बढ़े हैं, जितने उठे थे अब लगभग वहां पर स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। ये अभी तक की स्थिति, हो सकता है आगे और भी बढ़ सके। आपको लगता है कि ये जो दूसरी वेव है ये आ गई है या अभी और आनी बाकी भी है? 2 लाख पे रुके या अभी और आगे भी जाएगा? नहीं, हम तो आगे जाएंगे, क्योंकि देश इतना बड़ा है। अभी आप जो इन्फेक्शन देख रहे हैं
ये पॉपुलेशन डेंस या ज्यादा पॉपुलेशन रहने वाले स्टेट्स तो अभी तक इसमें उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया नहीं है उनका। तो आपको तो ये संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, ये तो कोई उसमें दो राय नहीं हो सकती। सिर्फ संख्या आपका के क्या तरफ अनुमान मैंने है? हाँ? आपका क्या अनुमान है? 2 लाख तो पहुंच गई, अपने आप में एक बड़ी भयानक तस्वीर है। नहीं, संख्या के ऊपर मेरा एक कहना है कि सिर्फ संख्या की तरफ मत देखो, और वो मॉडल करना भी मेरे हिसाब से इतना बराबर नहीं रहता है, क्योंकि हर जगह का पॉजिटिविटी रेट जो होता है वो अलग होता है। हर जगह पे टेस्ट को एक्सेस जो होता है वो भी अलग अलग लेवल पे होता है हर जगह। यानी आप अगर कल कंपेयर करेंगे कि एक स्टेट है, वहां एक इंसान को अगर टेस्ट खुद को करवाना है, वो आप दूसरे ऐसी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है। तो मेरे हिसाब से आंकड़ा कितना होगा ये बोलना, ये शायद बराबर नहीं रहेगा। हमको एक समझना पड़ेगा, ये तो तेजी से बढ़ते जाने वाला है। और जहां तक ये सवाल है कि ये जो बढ़ावा दिख रही है, ये अभी क्या सेकंड वेव की शुरुआत है? सेकंड वेव तो डेफिनेट शुरू हो गई है। आपको जो ये अनुमान लग रहा था, क्या ये बंबई में कम होता हुआ नजर आएगा या स्टेबलाइजिंग दिख रहा है अभी? मैं ये मानूंगा नहीं इतने जल्दी, क्योंकि एक हमको समझना पड़ेगा, मुझे वो टेस्टिंग उतनी ही टेस्ट मैं बार बार करते जा रहा हूँ। टेस्टिंग का मिक्स जो होता है वो सही ढंग का है। इसमें कितने टेस्ट, ये मुझे दूसरे स्टेट में जाना है, इसलिए आरटीपीसीआर का निगेटिव रहने का मानना रहता है, इसलिए मैं करता हूँ, ये संख्या के ऊपर निर्भर रहेगा। तो ये अंदाज लगाना मेरे हिसाब से प्रीमैच्योर रहेगा। सबने ये समझना है कि ये आगे बढ़ रहा है, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल, वो तो है ही। लेकिन डॉक्टर गंगाखेड़कर, देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो टेस्टिंग की आपने बात की, तो टेस्टिंग पे ही पूछ दें, कितने तो ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें लोगों को पूरे लक्षण होते हैं लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है। अब ये तो बहुत ही ज्यादा संख्या में ऐसा हो रहा है, और उसके लिए ये कहा जाता है कि क्योंकि हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग और अपनी टेस्टिंग को अपग्रेड नहीं किया है, इस वजह से हो रहा है, और वायरस स्मार्ट हो गया है। नहीं, मैं इसको मानूंगा नहीं। मैं एक चीज बोलता हूँ, एनेक्डोट्स पे जाना नहीं, ये नंबर 1 रूल होता है। जब आप पब्लिक हेल्थ में काम करते हैं तो आपको एक आध दूसरी केस के ऊपर कभी जाना नहीं। अब रहा सवाल आरटीपीसीआर, ये निगेटिव रहते हुए इंसान पॉजिटिव रहेगा, ये कब होता है? मैंने सैंपल सही जगह से लिया या नहीं लिया। दूसरी बात ये होती है कि ये जो सैंपल था इसमें वायरल लोड कम हुआ होगा क्योंकि मुझे माइल्ड इन्फेक्शन है, या मैं एसिम्टोमेटिक होगा तो मेरे इसमें विषाणु का लोड ही इतना कम होगा, वो स्वैब लूंगा तो उसमें शायद निगेटिव दिखेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग जिस टाइम पे टेस्ट करना चाहिए उस टाइम पे अगर टेस्ट नहीं हुआ तो वो फॉल्स निगेटिव भी आ सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ, आपने क्या किया, मैं अभी तो हम सबको कोविड के बारे में मालूमात है, मुझे क्या हुआ, मैं कल वो डर के मारे मुझे ये पता चला कि मेरे दोस्त से मैं मिला था, उसको कोविड निकला है करके पता चला है। अब मैं डायरेक्ट कल एक्सपोजर हुआ, मैं अगर जाके खुद की टेस्ट करवाने के पीछे डर के मारे अगर गया तो उस टाइम पे उसका इंक्यूबेशन पीरियड वो भी नहीं हुए वाला है, वो इन्फेक्शन अंदर समझो कल मेरे शरीर के अंदर गया भी है तो मेरी टेस्ट निगेटिव आएगी, और 3-4 दिन के बाद में जब मुझे कुछ तकलीफ होना शुरू हो गई तो मैं बोलूंगा अच्छा मेरा पहला टेस्ट तो निगेटिव आया था, मुझे कोविड कैसे हुआ? अब उसको भी तो थोड़ा समय देना पड़ता है। अब उसका वेरिएंट के ऊपर है करके बोलना, इसके लिए अभी इतना प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं है। हमको ये पता है कि दुनिया में कहीं भी जो आरटीपीसीआर का टेक्निक है, जो रिएजेंट्स हैं, उसको बदलाव करने के वैसा अभी तक वेरिएंट पाया नहीं गया है। अब हम कोई अलग तो लोग नहीं हैं कि हमारे देश में ही पाया जाएगा और दूसरी जगह पे नहीं दिखता है। मुझे लगता है इसके ठोस सबूतों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमको बाकी जो ऑपरेशनल चीजें हैं, जैसा सही ढंग से सैंपल लेना, सही ढंग से मैंने सही टाइम पे उसका सैंपल लेना, उसको सही टाइम के अंदर टेस्ट करना चाहिए, उसको अगर मैं स्टोर करता हूं तो उसको स्टोरेज कंडीशन -70 की लगती है, उसमें मैंने रखना चाहिए। इन चीजों की तरफ हमने ख्याल करके, वो सही मानों में ऑपरेशनल इश्यूज के वजह से नहीं हो रहा है, ये अगर रूल आउट किया तो आगे का सोचना, वो जीनोमिक सर्वेलेंस, ये इसके ऊपर इमीडिएटली जाना ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है,
वक्त खत्म हो गया है डॉक्टर गंगाखेड़कर, क्योंकि कुछ सवाल मेरे पास वैक्सीन से जुड़े हुए भी थे। तो अगर आप इजाज़त दें तो बहुत जल्द आपके साथ और बात भी करेंगे कभी आगे, कल परसों, वैक्सीन्स के ऊपर, और आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं। और कोविड महामारी के बीच अस्पतालों से लापरवाही की खबरें भी आ रही हैं, जिससे मरीजों की जान पर बन आती है। ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में है, जहां मृतक के परिजन का आरोप है कि मंगलवार रात कोविड वार्ड में भर्ती शिक्षक सुरेंद्र को लगे ऑक्सीजन सपोर्ट को वार्ड बॉय ने हटाकर दूसरे मरीज को लगा दिया, जिससे शिक्षक की सांस रुकने से मौत हो गई। वार्ड में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें वार्ड में तैनात एक युवक मरीज को लगा ऑक्सीजन सपोर्ट हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इनने ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है।